नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी हम कवि कालिदास जी के बारे में सुनेंगे। कवि कालिदास भारत के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक थे। वह संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। उनको राजा विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्न में शामिल किया गया था। श्रृंगार रस की रचनाओं के लिए महाकवि कालिदास बहुत प्रसिद्ध थे। उन्होंने श्रृंगार रस की रचनाएं इस प्रकार की है कि जो एक बार पढ़ ले वह अपने आप इनके भाव से जागृत हो जाता है। उन्होंने अपने साहित्य में आदर्शवादी और नैतिक मूल्यों का विशेष ध्यान रखा है। उनकी रचनाओं को कई भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। उनकी रचनाएं भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। अभिज्ञान शकुंतलम इनकी सर्वश्रेष्ठ सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है। इनको दोबारा लिखे गए नाटक को विश्व के अनेकों भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कालिदास के जन्म को लेकर कई ठोस सबूत और जानकारी या कोई दस्तावेज तो नहीं है। अनेक विद्वानों का इनके जन्म को लेकर अलग अलग मत है। कुछ विद्वान द्वारा 150 ईस्वी से लेकर 400 ईस्वी के बीच कालिदास के जन्म को माना जाता है। कुछ विद्वानों द्वारा तो गुप्त काल के समय को ही इनका जन्म माना जाता है, क्योंकि कालिदास के नाटक मालविकाग्निमित्र में अग्निमित्र का वर्णन मिलता है, जो 170 ईस्वी का शासक था। एक और कालिदास का उल्लेख बाणभट्ट की हर्ष चरितम में मिलती है, जो 6ठी शताब्दी की रचना है। इसलिए इन सभी साक्ष्य को मानकर कालिदास जी के जन्म का समय 1ली शताब्दी ईस्वी पूर्व से 3री शताब्दी के बीच माना जाता है। कालिदास के जन्म स्थान को लेकर भी अनेकों विद्वानों और इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कालिदास ने अपने खंड काव्य मेघदूत में उज्जैन शहर का जिक्र किया है, जो मध्य प्रदेश राज्य में है। इसलिए कुछ इतिहासकार और विद्वानों का मत है कि इनका जन्म स्थान उज्जैन ही है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि कालिदास का जन्म उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के कविलका गांव में हुआ है। यहाँ पर सरकार द्वारा कालिदास की एक प्रतिमा और सभागार का निर्माण करवाया गया है। कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योतिमा से हुआ था, जो एक विद्वान ज्ञानी थी। कालिदास और विद्योतिमा की शादी को एक संयोग ही माना जाता है, क्योंकि राजकुमारी विद्योतिमा को अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत ही घमंड था। वह कहती थी कि जो उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वह उससे ही शादी करेगी। लेकिन विद्योतिमा से शादी की इच्छा रखने वाले बहुत सारे विद्वान विद्योतिमा के शास्त्र में हार गए। इसलिए कुछ विद्वानों ने मिलकर अपने हार का बदला लेने के लिए कालिदास जी का शास्त्रार्थ के लिए विद्योतिमा से कराया। कालिदास एक मूर्ख कवि थे, क्योंकि जब सारे विद्वान मिलकर एक अज्ञानी मूर्ख की तलाश कर रहे थे, तब उन्हें कालिदास दिखाई दिए, जो पेड़ की जिस टहनी पर बैठे थे उसी को काट रहे थे। तब सभी लोग को लगा इससे ज्यादा मूर्ख तो इस दुनिया में हो ही नहीं सकता है। तब कालिदास को विद्योतिमा के पास ले गए और बोले कि कालिदास हम लोगों के गुरु महाराज हैं, जो आज मौन व्रत किए हुए हैं। आप इनसे मौन शताब्दी वाले प्रश्न सांकेतिक भाषा में शास्त्रार्थ कर सकती हैं। जब विद्योतिमा कालिदास से मौन शब्दावली से इशारों से प्रश्न पूछती, तो उनका जवाब भी कालिदास सांकेतिक भाषा में भी देते, जिसको वह वहाँ पर उपस्थित सारे विद्वान उस प्रश्न के जवाब को सही तर्क देते हुए विद्योतिमा को समझा देते।
विद्योतिमा ने कालिदास से एक प्रश्न सांकेतिक भाषा में पूछा। प्रश्न के रूप में विद्योतिमा ने कालिदास को खाली हथेली दिखाई, जिसके कालिदास ने समझा कि वह मुझे थप्पड़ मारने के लिए दिखा रही है। इस प्रश्न के जवाब में कालिदास ने मुट्ठी को बंद करके घूंसा दिखाया, जिससे विद्योतिमा समझ बैठी कि कालिदास के इशारा से पता चलता है कि 5 इंद्रियां अलग अलग है, लेकिन सभी मन के द्वार संचालित होती है। इस जवाब से प्रभावित होकर विद्योतिमा ने कालिदास से शादी करने के लिए राजी हो गई और फिर शादी कर लिया। कुछ दिनों बाद विद्योतिमा को पता चला कि कालिदास एक मंदबुद्धि है और मूर्ख इंसान है। तब विद्योतिमा ने कालिदास को धिक्कार कर घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि जब तक तुम पंडित नहीं बन जाते तब तक घर वापस नहीं आना। कालिदास ने अपनी पत्नी से अपमानित होकर घर के बाहर निकल गए और ये ठान लिया कि जब तक वह एक ज्ञानी पंडित न बन जाए तब तक वह घर वापस नहीं लौटेंगे। इसी संकल्प के साथ उन्होंने घर का त्याग कर दिया और माँ काली के उपासक बन गए। माँ काली के आशीर्वाद से एक परम ज्ञानी पंडित और साहित्य के विद्वान बन गए। उनके बाद वह घर लौट आए। जब घर पहुंचकर पत्नी को आवाज लगाई तो विद्योतिमा को आवाज सुनकर ही पता चल गया कि आज कोई दरवाजे पर परम ज्ञानी इंसान आए हैं। कालिदास ने अनेकों रचनाएं लिखी है, जिनसे कुछ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रचनाएं भी मानी जाती है। आगे की रचना हम दूसरे भाग में सुनेंगे।